हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसा कि बोला था कि सेकंड वीडियो में आपके पास क्वेश्चनर्स होंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर हुज डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। बड़ा क्वेश्चन के लिए डेटा लिखना बहुत जरूरी होता है। आपको मोलारिटी निकालनी है, यानी कैपिटल M फाइंड करना है। वहीं पर डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कंटेनर में सिर्फ पानी है, तो मैं सॉल्यूशन ही मानकर लिख लेता हूं 1 ग्राम पर ml। अब क्योंकि मुझे पता है मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि कंटेनर में सिर्फ पानी होगा, तो लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको सॉल्यूशन बोला जा सकता है, 1 लीटर, जिसकी वजह से साफ साफ आप बोल सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, या मास भी हो गया 1 kg। अब क्योंकि मास 1 kg आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 1 kg यानी 1000 ग्राम अपॉन में 18, तो 55.55। और इस चीज को अगर मैं जाकर मोलारिटी के फॉर्मूला में पुट करता हूं, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 55.55 अपॉन में 1 मोल पर लीटर। तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। थोड़ा सा जम्बल्ड क्वेश्चन इस तरीके से या इस वजह से लूंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, मिक्स करने में, क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। An antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 grams of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of a solution if density of this solution is 1.072 gram per ml. What will be the molarity of the solution? हम डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बोला गया कि 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और 200 ग्राम ऑफ वाटर को मिक्स किया गया। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपके सामने है 2 to 2.6 ग्राम्स। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले तो डेफिनेटली 2 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 16 यानी 24 प्लस 6 प्लस 32। आप ऐड करें तो 62 आता है। यहीं से नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2 to 2.6 अपॉन में 62। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ 3.60 मोल्स आएंगे। अब सबसे पहले अगर आप मोलालिटी निकालना चाहते हैं तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
moles of solute divided by mass of solvent in kg. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3.6 आपने निकाले, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर अगर आप देखते हैं तो ग्राम में गिवन है 200 into 1000। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 18 मोलल आएगा। वहीं पर जब आप मोलारिटी निकालेंगे तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन की नीड है। जहां पर आप मास ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, जहां पर मास ऑफ सॉल्यूट 2 और मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम यानी 4 to 2.6 ग्राम बनता है। इसी टाइम पर आप फॉर्मूला में पुट करते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो आपको डेंसिटी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 1.072 इज इक्वल टू 422.6 अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगी 422.6 अपॉन में 1.072 जो कि कुछ 395 ml के करीब आएगा। आप अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, आप एक बार ही लिखिए बेशक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास 3.6 पहले से कैलकुलेट कर रखा है, 395 ml था इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करा तो सब कुछ कैंसिल आउट करोगे तो कुछ 9.11 मोलर सॉल्यूशन आएगा। आप देख सकते हो इसको, पूरे के पूरे सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन भी है और साथ में आंसर भी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी उस सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो यहां पर 100 ml of solution containing 5 gram of NaOH are mixed with 200 ml of M/5 NaOH solution. Calculate the molarity of resultant solution. बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास जब डाइल्यूशन या लॉ ऑफ डाइल्यूशन पे बनता है तो आज आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स करा है। कैसे? आपने 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन जिसके अंदर 5 ग्राम ऑफ NaOH उसको मिक्स करा है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन जिसमें M/5 NaOH सॉल्यूशन है वो, तो रिजल्टेंट मोलारिटी निकालनी है। रिजल्टेंट मोलारिटी जब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले तो टोटल
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बन जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 200 रिजल्टेंट 300 ml। सेकेंडली आपके पास टोटल मास, अब टोटल मास सबसे पहला जो सॉल्यूशन है उसकी वजह से मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन इज 5 ग्राम, वहीं पर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन अगर हम निकालने आए तो हमें ये मोलैरिटी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है m/5 सॉल्यूशन है। m/5 का मतलब हो गया 1/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 200 into 1000। तो 1/25 is equal to number of moles of solute, और आपको पता है 1/25 is equal to given mass upon molecular mass, तो given mass upon NaOH का molecular mass निकालेंगे तो 23 plus 16 plus 1 यानी 24 plus 16 यानी 40, तो given mass हो गया 40 डिवाइडेड बाय 25 ग्राम या 8/5 ग्राम, या सिंपली 1.6 ग्राम। तो यहाँ पे 5 ग्राम पहले था, आज 1.6 ग्राम हो गया, तो टोटल मास हो गया 6.6 ग्राम। अब आपको मोल्स निकालने हैं, टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 6.6 डिवाइडेड बाय 40, आप यहां से मोल्स ले लेते 1/25 और पुराने के मोल्स को ऐड करके भी कर सकते थे, तो यहां पे 0.66 बाय 4 या 0.175 मोल्स बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस जगह पर अगर आप देखें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आज टोटल 300 ml, इसलिए into 1000, और नंबर ऑफ मोल्स ये 165 लेंगे बेटा। ठीक है, तो 0.165 जिसको कैलकुलेट करते हो तो कुछ 1.65 डिवाइडेड बाय 3 यानी 0.55 मोल पर लीटर। तो यहां पर आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। पहला टाइप, तो जैसे मैंने आपको करा, मैंने सारा का सारा मास निकाल लिया सोल्यूट का, और सोल्यूट का मास निकालने के बाद मैंने मोलैरिटी निकाली। दूसरा आप क्या कर सकते थे, क्योंकि आपने दो सॉल्यूशंस मिक्स करे हैं, एक ने मोलैरिटी ने आपको मोल्स दे दिए, दूसरे का मास आपके पास गिवन है, उसके मोल्स निकालते, दोनों का सम करते और फिर मोलैरिटी निकालते। चॉइस आपकी थी, आप दोनों में से कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ये पर्टिकुलरली जो उनसे भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मूल कंसेप्ट के बेसिस पर है। अगर मैं मूल कंसेप्ट के कुछ बेसिक और क्वेश्चंस डील भी करूं तो मोलैरिटी का डिफरेंस, आपके पास
टू कंपोनेंट सिस्टम है तो दोनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 क्यों है? m/10, m/5, डेसीमोलर, सेमी मोलर, ऐसी टर्म्स, या व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी, या हाउ कैन यू कन्वर्ट अ मोलारिटी इनटू मोलालिटी। इसके अलावा मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी फॉर्मूलाज देखे थे उसमें भी मोलालिटी यूज हुई है, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर आता है। जहां जहां टेम्परेचर चेंज होगा कंसंट्रेशन वेरी करेगी। तो मोलालिटी बेस्ट था क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज ना हो जाए जब टेम्परेचर राइज या डिक्रीज करता है, इसलिए वहां पर मोलालिटी प्रेफर की गई। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं, इस वजह से हमने कंसंट्रेशन N/V मोलारिटी की फॉर्म में भी ली। तो हर एक चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज कैरी करती है। ये एक मार्क का क्वेश्चनर मान सकते हो आप, जो कि यूज में आता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन गिवन है। जब भी दो चीजों का वेपर प्रेशर गिवन हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है ये रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो एक एक चीज लिखते हैं। मैं CHCl3 को A मान रहा हूं और CH2Cl2 को B मान रहा हूं। तो P0 ऑफ A जो कि मुझे गिवन है 200 mm और P0 B मुझे गिवन है 415 mm। इसी तरह से अगर मैं मास देखूं तो मास ऑफ A जो कि मुझे गिवन है 25.5 ग्राम और मास ऑफ B गिवन है 40 ग्राम। यहीं पर मैं मॉलिक्यूलर मास A का निकाल लेता हूं तो 12 + 1 + 3 टाइम्स ऑफ 35.5 जो कि कुछ 119.5 ग्राम पर मोल बनता है। और वहीं पर मॉलिक्यूलर मास B का देखें तो 12 + 2 + twice of 35.5 जो कि 85 ग्राम पर मोल बनता है। यहां पर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स A के गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी 25.5 अपॉन में 119.5 अगर आप निकालेंगे तो कुछ 0.213 मोल्स बनेगा। वहीं पे नंबर ऑफ मोल्स आप B के देखेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 55 कुछ 0.470 मोल्स बनेगा। मैं यहीं पर मोल फ्रैक्शन एक ही निकाल लेता हूं जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बैठेगा, यानी 0.213 अपॉन में 0.213 प्लस 0.470 यानी 0.213 डिवाइडेड बाय 0.683 जो कि आएगा आपका 0.312 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B
number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B, यानी 0.470 अपॉन 0.683 डायरेक्टली लिख लेते हैं, जो कि 0.688 आएगा। ये 1 में से माइनस करके भी आप निकाल सकते थे। यहां पर टोटल प्रेशर जो कि PA प्लस PB के बराबर है, या P नॉट A मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर हुआ। तो अगर आप इन दोनों को लिखें तो P नॉट A जो कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.312 प्लस 415 मल्टीप्लाइड बाय 0.688 आता है, जो कि आप टोटल करेंगे तो कुछ 347.9 mm ऑफ Hg बनेगा। ये आपके पास टोटल प्रेशर आया। अब टोटल प्रेशर आपके पास कैलकुलेट हो चुका है। आप सेकेंड क्वेश्चन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। जो फॉर्मूला बन गया वो फॉर्मूला आपका डाल्टन से जब दिया था कि PA इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या PB इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या PB इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ पर आज PA का प्रेशर मैं इससे जो सा निकाला था वो था 62.4, टोटल प्रेशर आपने निकाला 347.9 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा 62.4 अपॉन में 347.9। आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। 62.4 डिवाइडेड बाय 347.9 जो कि आया 0.179, और इसी तरह से मैं या तो इसमें पुट कर दूं या मोल फ्रैक्शन ऑफ B विच इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी इसको माइनस कर दूं 1 में से, तो आंसर आ जाएगा मेरा 0.8206। तो ये आपके पास हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टू लिक्विड्स A and B are mixed, resulting a solution is formed. Resulting a solution is found to be cooler. What do you conclude about the deviation from ideal behavior? मैं यहां पे आपके क्वेश्चन के पास लेकर जाऊंगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको पता है दो तरीके की डेविएशंस होती हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन।
जब आप पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो यहां पर डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 होता है। वहीं पे जब आप नेगेटिव डेविएशंस की बात करते हैं तो नेगेटिव डेविएशंस के अंदर डेल्टा वी मिक्स लेसर देन 0 और डेल्टा एच मिक्स लेसर देन 0 होता है। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर है, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, बता सकते हैं आप, लगाइए दिमाग। डेफिनेटली जब हीट रिलीज होगी तो कंटेनर गर्म होगा, और जब हीट गेन होगी तो कंटेनर से हीट लेनी पड़ेगी, कंटेनर ठंडा होगा। तो आपके लिए कंटेनर ठंडा होने का रीजन है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से वाले होते हैं, अब आप आंसर दे सकते हो। इसी तरह से द डिसोल्यूशन ऑफ ammonium chloride in water is an endothermic process. What is the effect of temperature in solubility? The process is endothermic. तो endothermic के लिए with the rise in temperature, energy will increase the solubility. ठीक है ना? इसी तरीके से कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बाय डिस्टिलेशन? तो डेफिनेटली एजियोट्रोपिक मिक्सचर है और एक होमोजीनियस सेगमेंट बनाता है, तो डेफिनेटली दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ एसीटोन with chloroform takes place with reduction in volume. What type of deviation they show according to the Raoult's law? तो जब भी नेगेटिव डेविएशन या रिडक्शन इन वॉल्यूम की बात हो रही है तो डेल्टा वी मिक्स लेसर देन 0, और ये कभी हो सकता है जब नेगेटिव डेविएटेड या नेगेटिव डेविएशन दिखाई जाए सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स A and B boil at 145 degree Celsius and 190 degree Celsius respectively. Which of them has higher vapor pressure at 80 degree Celsius? दोबारा से क्वेश्चन, two liquids A and B boil at 145 degree Celsius and 190 degree Celsius. Which of them has higher vapor pressure at 80 degree Celsius? तो डेफिनेटली कोई चीज जो जल्दी बॉयल हो रही है वो मेरी लैंग्वेज में ज्यादा वॉलेटाइल है, और क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल है आप बोल सकते हैं A has higher vapor pressure.
at any temperature below its boiling point. तो आज मैंने अगर उसके नीचे बॉइलिंग पॉइंट की बात करी है तो A will be having more vapor pressure. ठीक है. Give reasons at higher altitude people suffer from a disease called anoxia. In this disease they become weak and cannot think clearly. तो जैसे ही आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो ब्लड के अंदर गैसेस डिसॉल्व होने की एबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और हेनरीज लॉ ने खुद ही कहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट गेटिंग डिसॉल्व्ड. तो वहां पर सोल्यूट यानी गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स ऑक्सीजन गैस कम डिसॉल्व होगी ब्लड के अंदर. लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन तक जाएगा जिसकी वजह से थिंकिंग एबिलिटी पुअर होगी और लोगों को एनोक्सिया होगा. ठीक है. नेक्स्ट, A and B liquids on mixing produce a warm solution. Which type of deviation it is from Raoult's law? वार्म सोल्यूशन यानी एनर्जी यानी हीट रिलीज करी. रिलीज करने का मतलब है एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H इज लेसर देन 0. तो डेफिनेटली कौन से? नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस. अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स. एक्सप्लेन. तो डेफिनेटली जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, मिक्स करने के लिए ये एक तरह से जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हो तो ये एक तरह से हीट रिलीज करते हैं. ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो डेल्टा H इज लेसर देन 0. और जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स होंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के भी एग्जाम्पल होंगे. तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. मैं चाहता हूं आप ये वाला क्वेश्चन वेपर प्रेशर वाला खुद करें जो कि रॉल्ट्स लॉ का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो हमने करा है. देख सकते हैं और फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.62 mm. तो मैं लिख सकता हूं P नॉट ऑफ H2O इज 23.62 mm. What will be the vapor pressure of solution when 1.5 gram of urea is added in 50 grams of water? यहां पर आपने जो मिक्सिंग करी है यूरिया की which is a non volatile solute, और जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपके सॉल्यूशन को बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है तो यहां पर होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो मैं बोल सकता हूं P नॉट ऑफ H2O माइनस P ऑफ H2O अपॉन में P नॉट ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. इस जगह पर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो अपने आप में 23.62 माइनस x अपॉन में 23
23.62 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैं साइड पे ही निकाल लेता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए विच इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास यूरिया का 1.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का निकालें तो NH2CONH2। NH2CONH2 के लिए हम लिख लेते हैं 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 तो निकाल सकते हैं 60। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 60 तो 1/40। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं पानी के निकालूं यानी वाटर के निकालूं तो गिवन मास 50 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 18 तो यहां पे 25/9। मैं अगर इनको कैलकुलेट कर लूं तो 1/40 आपको पता है 0.025 हो जाएगा। और इसी तरीके से 25 डिवाइडेड बाय 9 आपके लिए 2.77 हो जाएगा। तो यहां पे 0.025 डिवाइडेड बाय 2.80 आ जाता है 0.0089। तो मैं यहां पे पुट करता हूं 0.0089 को और इवेंचुअली जब हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं या निकालें तो 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 23.62 इज इक्वल टू 0.0089 यानी x by 23.62 is equal to 1 minus 0.0089 यानी x is equal to 23.62 multiplied by 0.99। तो तकरीबन x की वैल्यू आती है 23.40 mm। तो अगर आप रिलेटिव लोअरिंग निकालेंगे तो 23.62 माइनस 23.40 और अदरवाइज अगर आप लोअर्ड वेपर प्रेशर निकालेंगे तो 23.40 mm ऑफ Hg आएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.513 gram of naphthalene with molecular mass 128 in 50 grams of CCl4 gives a boiling point elevation of 0.402 degrees Celsius, while the solution of 0.625 gram of an
unknown solute gives a boiling point elevation of 0.650 degrees Celsius. Find the molecular mass of unknown solute. मैं क्वेश्चन से डेटा निकालता हूं, मैं नीचे की जगह यूज कर रहा हूं और फिर उस क्वेश्चन के लिए अलग से जगह यूज कर लेंगे. तो क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मास ऑफ सोल्यूट जो कि नैफ्थलीन है इज 0.513 ग्राम. तो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास ऑलरेडी है इसका 128 ग्राम पर मोल. इन 50 ग्राम ऑफ CCl4, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 50 ग्राम. गिव्स अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो डेल्टा TB हो गया यहां पर 0.402. बेटा क्योंकि डेल्टा है तो डिग्री सेल्सियस केल्विन सेम रहता है. मैं इसमें पुट कर सकता हूं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी. इसको 1 मानते हैं. मुझे अभी KB की वैल्यू नहीं पता, डेफिनेटली दोनों को डिवाइड करूंगा तो KB की वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी. तो 0.402 आप इसको ओपन भी कर सकते हो, KB मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको आप लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो 0.513 अपॉन में 128 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1000. ठीक है, या आप स्ट्रेट अवे इसको ऐसे लिख सकते हैं. इसको मैं 1 मान लेता हूं. सिमिलरली आगे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो बोला गया while a solution of 0.625 gram of an unknown solute gives a boiling point elevation of 0.650 डिग्री सेल्सियस. तो इतनी ही क्वांटिटी के अंदर अब मैंने एक अननोन सोल्यूट डाला है 0.625 ग्राम्स का. तो मैं उसका डेटा यहां पे लिखता हूं. मास ऑफ सोल्यूट which is 0.625 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास मुझे नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं इसको ऐसे. और किस में डाला है? डेफिनेटली 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में. तो मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम्स. और ऐसा करने से जो मेरा डेल्टा TB है वो आ रहा है 0.650. तो यहां पर मैं सेकेंड फॉर्म में लिखता हूं 0.650 इज इक्वल टू KB सेम रहेगा इंटू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास जो फाइंड करना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50. 2 लिखा गया. अब 1 और 2 को मैं डिवाइड कर सकता हूं. तो 0.402 अपॉन में 0.650 इज इक्वल टू KB बाय KB कैंसल्ड और 0.513 अपॉन में 128 इंटू 1000 बाय 50. और यही डिवाइड होगा 0.625 अपॉन में mm
into 1000/50, तो 1000/50 भी कैंसिल, अल्टीमेटली 0.402 अपॉन में 0.650 इज इक्वल टू 0.513 अपॉन में 128 अपॉन में 0.625 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी 0.402 अपॉन में 0.650 is equal to molecular mass multiplied by 0.513 अपॉन में 128 इंटू 0.625। तो सब कुछ लिख कर molecular mass is equal to 0.402 इंटू 128 इंटू 0.625 अपॉन में 0.650 इंटू 0.513। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए 0.402 दोबारा से बोल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 वहीं पे डिवाइडेड बाय 0.650 डिवाइडेड बाय 0.513, which comes out to be something 95.5। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ताकि मैं इसको फिर ड्रैग कर दूं, मैं ड्रैग कर ही देता हूं, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा एक ही साथ इसको देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन dissolved in 100 ग्राम ऑफ बेंजीन raises its boiling point by 1 डिग्री। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। A solution of urea in water has boiling point 101.128 degrees Celsius. Calculate the freezing point of same solution where molar constant for water Kf and Kb are this and this. बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। Let molality of solution be small m, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF की अगर आप बात करते हो तो डेल्टा TF आपके लिए हो गया निकालने के लिए KF की वैल्यू आपको गिवन है 1.86 और मोलालिटी स्मॉल m। वहीं पे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, तो डेल्टा TB की वैल्यू 101 जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, हाँ, तो यहां पर आप इस चीज की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 होता है, तो डेल्टा TB हो जाएगा 101.128
8 माइनस 100 यानी 1.128 डिग्री सेल्सियस। तो 1.128 इज इक्वल टू केबी की बात तो 0.512 इंटू एम, यहां पर 2। अब डेफिनेटली आप 1 और 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो डेल्टा टी एफ अपॉन में 1.128 इज इक्वल टू 0.512 अपॉन में 1.86 इंटू एम बाय एम, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.512 इंटू 1.128 अपॉन में 1.86। तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.512 इंटू 1.128 divided by 1.86, which comes out to be 0.31। तो डेल्टा टी एफ 0.31 आया। अब आपसे पूछा गया है डेल्टा टी एफ नहीं कि वाटर कब फ्रीज होगा, क्योंकि वाटर कब फ्रीज होगा ये पूछा गया, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो डेफिनेटली आ जाएगा -0.31 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का, तो उसको पुट किया गया। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स निकाले जा सकते हैं, इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला जा सकता है, दिया हुआ है। तो मोलालिटी निकाली जा सकती है, केएफ की वैल्यू है तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा। और क्योंकि आप वाटर में बना रहे हो तो वाटर में बनाते हुए 0 डिग्री सेल्सियस, जो डेल्टा टीएफ आएगा 0 माइनस डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही ध्यान दीजिएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 36 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड per liter of solution has an osmotic pressure of 4.98 bar at 300 Kelvin. If the osmotic pressure of a solution is 1.76 bar at same temperature, what will be its concentration? तो क्योंकि 1 लीटर के लिए बोल रखा है तो सीधा का सीधा let volume of solution be 1 लीटर। तो अपने आप में पहला पाई1 इज इक्वल टू C1 इंटू आर टी, या पाई1 इज इक्वल टू N1 बाय V इंटू आर टी, और यहां पुट करें तो 4.98 इज इक्वल टू N1 बाय 1 इंटू 0.0831 4 इंटू 300, और दूसरे के लिए भी पुट कर लेते हैं तो 1.76 इज इक्वल टू N2 इंटू 0.08314 इंटू 300। क्योंकि N1 के लिए तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, तो पहले इनको डिवाइड करते हैं। 4.98 डिवाइडेड बाय 1.76 is equal to given mass 36, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, अपॉन में मैं बेटा जानबूझकर N2 ही लिख रहा हूं। N2 ये सब कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेट अवे N2 1 लिख लेते हैं, यानी 4.98 अपॉन में 1.76 इज इक्वल टू 36
6 अपॉन में 180 इंटू 1 बाय ऑफ N2, तो 4.98 इंटू 5 अपॉन में 1.76 इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ N2, या N2 will be equal to 1.76 अपॉन में 4.98 इंटू 5। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो आपकी वैल्यू बनती है 1.76 डिवाइडेड बाय 4.98 डिवाइडेड बाय 5, N2 बन गए 0.070, और क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन 0.070 मोल पर लीटर आ गई। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4। तो मैं AB2 के लिए लिखूं, when dissolved in 20 gram of benzene, तो mass of solvent 20 gram, 1 gram of AB2, तो mass of solute AB2 1 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास इसके लिए लिख लेते हैं X। shows या lowers a freezing point by 2.3 केल्विन, तो डेल्टा TF हो गया 2.3 केल्विन। वहीं पे AB4 के लिए डेटा लिखें तो मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट AB4 इज 1 ग्राम, और लोअरिंग, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो मैं X लिख रहा हूं, यहाँ X डैश बोल देते हैं, डेल्टा TF हो गया 1.3 केल्विन। दोनों एटॉमिक मासेस A और B के निकालने हैं, तो डेफिनेटली मोलैलिटी दोनों की निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सेम है, कैंसिल आउट बहुत कुछ होगा, दिखाता हूं। देखिए बेटा, तो मैं यहां पर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, 2.3 इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी के फॉर्मूला को ओपन करें तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो अपने आप में इंटू 1000 अपॉन में 20, इसको 1 माना जाए। वहीं पे 1.3 इज इक्वल टू KF इंटू 1 बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20 को 2 माना जाए। आपके पास बेंजीन का KF है 5.1, पुट कीजिए। तो यहां पे फर्स्ट में जब पुट करते हैं 2.3 अपॉन में 5.1 इंटू 20 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1000
इंटू 5.1 अपॉन में 2.3 इंटू 20। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास 1 निकलता है, क्या निकलेगा 1000 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 20 is near about 110 ग्राम पर मोल। वहीं पे दूसरे में पुट करें तो 1.3 अपॉन में 5.1 इंटू 20 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ मॉलिक्यूलर मास 2, या मॉलिक्यूलर मास 2 हो गया 5.1 इंटू 1000 अपॉन में 1.3 इंटू 20। तो यहां पर 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 20 comes out to be 196 ग्राम पर मोल। अब आप पूछते हो कि सर A और B का एटॉमिक मास निकालना है, तो डेफिनेटली AB2 which is A plus 2B is equal to 110 and A plus 4B is equal to 196. आप यूनिटरी मेथड के हिसाब से -2B is equal to -86 या B is equal to 43, और इसको अगर आप पुट करते हैं तो A 24 सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो वो सॉल्यूशंस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर या सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाते हैं उनको आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट that measurement of osmotic pressure is more widely used for determining molecular masses of macromolecules या macromolecules than the elevation in boiling point or depression in freezing point of their solution। बट कहीं पर भी टेम्परेचर का रोल आएगा, और विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर आपके मोलारिटी या कंसंट्रेशन अफेक्ट हो जाती है। तो उस चीज में हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर मिलता है, जिसलिए वो वाइडली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई इज मोलालिटी प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी इन हैंडलिंग सॉल्यूशंस इन केमिस्ट्री। तो मोलारिटी के ऊपर पहले तो क्यों प्रेफर की जाती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और सेकेंडली मोलालिटी टेम्परेचर के जब भी क्वेश्चंस आते हैं या टेम्परेचर के कंसेप्ट्स आते हैं उनके अंदर यूज करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहती है मोलारिटी के ऊपर। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप रॉल्स लॉ को ध्यान से देखें तो वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। अब वो वॉलेटाइल सॉल्यूट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, नियरली 100% वॉलेटाइल हो, तो इट बिहेव्स लाइक अ गैस। वहीं पर आपके हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ आपस में सिमिलर दिखने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों के ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रेशर की टर्म्स में आते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस डू नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन तभी आ सकती है जब रिजल्टेंट वेपर प्रेशर यूजुअल वेपर प्रेशर का जो सम आता है उससे कम दिखाई दे। ऐसा तभी हो सकता है जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, पार्टिकल्स का चेंज इन वॉल्यूम लेसर देन जीरो या चेंज इन एंथैल्पी लेसर देन जीरो आपको दिखाई दे जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। व्हाट आर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स एंड गिव वन एग्जांपल। तो अगर आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स की बात करोगे तो ऐसे
एजियोट्रॉप्स जिनका या ऐसे सॉल्यूशंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट यूजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज्यादा आता है। जनरली मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स तभी आते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, जिनके अंदर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन, जहां पर 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाय मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फ्रीज? तो ऐसा सब्सटेंस जिसको आप पानी में डालो और फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करवाया जा सके तो उसको आप एंटी फ्रीज बोलते हो। वहीं पर एंटी फ्रीज को आप डिलेड फ्रीजिंग भी बोलते हो। व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट? तो अगर हम बोले कॉमन सॉल्ट इज जनरली यूज्ड एज एन डी आइसिंग एजेंट, एक एग्जांपल है क्योंकि इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ताकि वो ज्यादा टाइम तक लिक्विड स्टेट में रहे या ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहे। Why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water? So generally, at a given pressure, the solubility of oxygen in water increases with decrease in temperature. क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, उस टाइम पर ज्यादा ऑक्सीजन होगी पानी के अंदर और उनकी एक्वेटिक लाइफ ज्यादा आसान होगी। ठीक है, इसके बाद cooking is faster in presence of cooker than in cooking pan. तो आप बोल सकते हो the use of pressure cookers reduces the time। अगर आप बोलो तो प्रेशर कुकर टाइम रिड्यूस इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वहां पर जो इफेक्टिव प्रेशर बनता है वो हायर होता है देन यूजुअल पैन्स में, क्योंकि पैन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा होता है और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व अच्छे से होते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना जल्दी बनता है। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स गेट श्रिंक्ड व्हेन प्लेस्ड इन सलाइन वाटर बट स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। तो परफेक्ट एग्जांपल है ऑस्मोसिस के फिनोमेना का। जब आप सलाइन वाटर के अंदर डालते हैं तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सलाइन वाटर में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। वही चीज जब डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो तो आपके आरबीसीज के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है सॉल्यूट की, तो वही उल्टा इंपैक्ट आ जाता है। स्टेट रॉल्ड्स लॉ फॉर the solution containing volatile components, what is the similarity between Raoult's law and Henry's law? I guess ये सबको पता है, मैंने अपने थ्योरी की वीडियो में दे रखा है। What type of deviation is shown by a mixture of ethanol and acetone? What type of azeotrope is formed by mixing ethanol and acetone? तो आप लोगों को पता है कि जनरली इथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन पोजेस करते हैं, और इस टाइम पे जहां पॉजिटिव डेविएशन दिखाई देगी वहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन दिखाई देगी वहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप आएगा। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ ओबे नहीं करते। आइडियल सॉल्यूशन जनरली PT इज इक्वल टू PA प्लस PB दिखाते हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन PT इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, जहां पर अगर PT ग्रेटर देन PA प्लस PB आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन और PT लेसर देन PA प्लस PB आएगा तो नेगेटिव डेविएशन। तीनों के ग्राफ इंपॉर्टेंट है एज एन आपके डिफरेंस। और चौथा, चेंज इन वॉल्यूम जब आप मिक्सिंग करते हो, चेंज इन एंथैल्पी जब आप मिक्सिंग करते हो आइडियल में 0 रहती है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू 0, जहां पर पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन 0 और जहां पर नेगेटिव डेविएशन में लेसर देन 0 आती है। तो ये परफेक्ट है। प्लीज डिफरेंसेस में एग्जाम्पल्स डिफरेंस का काम नहीं करते, डिफरेंस का मतलब है दोनों में अंतर बताना, तो एग्जाम्पल्स कोई अंतर नहीं बता रहे हैं, इसलिए पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज में सिमिलैरिटी समानताएं बताना, तो वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स रहते हैं। आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पॉइंट्स लिखिए, लेकिन एग्जाम्पल्स को पॉइंट्स नहीं मानिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस कुछ आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस जनरली डिस्कस कर रहा हूं, आप आंसर्स निकाल सकते हैं इनके, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफी क्वेश्चंस करे हैं। इन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस मान सकते हैं और मेरे नंबर पे PDF बनाकर सेंड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की, मैं चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। अदरवाइज
आप मुझे मेल कर सकते हो nayyarnipun@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में ये चीजें रहेंगी, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो और मेरे से डिस्कशंस भी कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो मुझे कांटेक्ट करके इनमें से डाउट्स ले सकते हैं और क्वेश्चंस जनरली डिस्कस कर रहा हूं, आप आंसर्स निकाल सकते हैं इनके, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफी क्वेश्चंस करे हैं। इन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस मान सकते हैं और मेरे नंबर पे पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की, मैं चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हो nayyarnipun@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में ये चीजें रहेंगी, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो और मेरे से डिस्कशंस भी कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो मुझे कांटेक्ट करके इनमें से डाउट्स ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोड टू 100 में से क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि रोड टू 100 के अंदर बैक एक्सरसाइज में रीजन असर्शंस भी हैं, पैराग्राफ क्वेश्चंस भी हैं, एबीसीडी टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप पर या इवन जो आप मेरे से अभी पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरी वीडियोस देखकर आप पढ़ रहे हैं, इस सीरीज के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके कोई भी कंटेंट चाहते हो वो आप मुझसे मांग सकते हो। खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस मच क्वांटिटी इन दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.335 torr at 25 degrees Celsius. Assuming it is an non-electrolyte, calculate its molecular mass. तो डेफिनेटली पाई इज इक्वल टू CRT। आप कंसंट्रेशन निकालिए, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास आपके पास आएगा। When 1.5 grams of non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene, the boiling point of benzene raised from 353.23 Kelvin to 353.93 Kelvin. What is the molecular mass of solute? आपको boiling point राइज हुआ है तो डेल्टा टीबी निकाला जा सकता है हायर माइनस लोअर करके, इज इक्वल टू केबीएम। केबी बेंजीन का आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी में से देखकर। मोलालिटी निकालिए, मोलालिटी निकलने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1.5 ग्राम गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। Calculate the freezing point of a solution containing 60 gram of glucose in 250 gram of water. KF की वैल्यू गिवन है, फिर दोबारा से फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा TF आएगा और डेल्टा TF आने के बाद क्योंकि अब वाटर की बात कर रहे हैं तो जो डेल्टा TF आएगा 0 लेकर फ्रीजिंग पॉइंट जो था अब जो हो गया है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है डेल्टा TF के अंदर, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर का डिफरेंस, वहीं पर डेल्टा TB हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस। सिंपली आप हायर माइनस लोअर लेकर चल सकते हैं। एट 300 Kelvin 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present per liter in a solution has an osmotic pressure of 4. अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, तो ये क्वेश्चन आपके पास है। इसके बाद ये osmotic pressure का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। Given alongside is a sketch of a plant for carrying out a process. Name the process occurring in a given plant. Definitely जब आपने प्रेशर जो अप्लाई करा है दैट इज ग्रेटर देन पाई, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। टू विच कंटेनर डज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस? तो आपको कंडीशंस पता है ऑस्मोसिस में और रिवर्स ऑस्मोसिस में, आप यहां पे लगा सकते हैं। नेम वन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच कैन बी यूज्ड इन दिस प्लांट। तो आप काफी एग्जांपल कोलॉइडल लेके चल सकते हैं।
स्किन मेम्ब्रेन लेकर चल सकते हैं एंड गिव वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ द प्लांट। डेफिनेटली सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर बनाने के लिए आपका ये प्लांट यूज में आता है। सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है, आपके घरों में भी लगा हुआ है आरओ। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोगों ने देखते हैं। मेरे नजरों में ये सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगा रोड टू 100 में से आप रीजन असर्शंस, पैराग्राफ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एबीसीडी टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज जरूर देखिए। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ कंटेक्स्ट चाहिए तो आप मेरे से बात कीजिए। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी पर होगी और फिर उसके बाद जो सी वीडियो होगी वो उसके न्यूमेरिकल्स पर होगी। आई होप ये जल्दी वीडियोस आएंगी, क्योंकि इसी एक महीने के अंदर आपने पूरी प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करना है, और फिर भी आपको वहीं पे कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।